तो अपना नेक्स्ट जो है वो है लिगेंड के प्रकार। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग क्या हो गई? लिगेंडों के प्रकार। लिगेंडों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड। लिगेंड का वर्गीकरण अपन दो आधार पर पढ़ेंगे। पहला मैंने बताया था आपको, एक किसके आधार पर? दंतुरता। दंतुरता के आधार पर। दंतुरता के आधार पर इंग्लिश में कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी। और दूसरा पढ़ेंगे आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो इन दो बेसिस के ऊपर, इन दो आधार के ऊपर अपन लिगेंडों को वर्गीकृत करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दंतुरता के आधार पर। पहले हेडिंग लगाएंगे दंतुरता। दंतुरता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ये अपनी हेडिंग है। ठीक है। अब दंतुरता का क्या मतलब है? देखो, लिगेंड है, कोई लिगेंड है। अब इस लिगेंड को, कोई एक लिगेंड है जिसमें बहुत सारे परमाणु, जैसे सपोज करो ये एक लिगेंड बना हुआ है ए, बी और सी से मिलकर के। समझना, ये एक लिगेंड है, ये एक लिगेंड है ए, बी, सी से मिलकर के बना हुआ है। इस ए के पास भी लोन पेयर है, बी के पास भी लोन पेयर है, सी के पास भी लोन पेयर है, और यहाँ पे है केंद्रीय धातु परमाणु। तो हम क्या जानते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु पास रिक्त डी कक्षक होते हैं या रिक्त कक्षक होते हैं, और लिगेंड वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, अधिकता होती है, जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। कहां पर? केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूं ये लिगेंड ए, बी, सी से बना हुआ और इन तीन परमाणु से मिलकर बना है, तीनों परमाणु पर लिगेंड है। तो कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो क्या करता है, यहां से भी इस केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से भी अपने केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से भी केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जैसे कि ए, बी और सी। ए के पास लोन पेयर, बी के पास लोन पेयर, सी के पास लोन पेयर, कि भाई सी भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए भी दे सकता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहां पर देने वाले कितने हो गए? तीन। एक ही लिगेंड कितना है? लिगेंड एक है, लेकिन इसमें कितने दाता परमाणु है? तीन दाता परमाणु। दूसरी संभावना क्या हो सकती है, मैं इसको रब कर रहा हूं, दूसरी संभावना क्या हो सकती है कि ये ए और बी और सी, ए के पास लोन पेयर था, बी के पास लोन पेयर है, सी के पास लोन पेयर है, लेकिन बंध निर्माण में केवल ए और बी ही इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सी नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा। तो ये एक ही लिगेंड है, ए, बी, सी मिलकर के एक लिगेंड है। इस लिगेंड में कितने दाता परमाणु, मतलब कितने ऐसे परमाणु हैं जो इस केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहे हैं? तो वो कितने हैं बेटा? दो है। तो ये देने वाले कितने परमाणु हैं, इसी प्रकृति को क्या कहा जाता है? दंतुरता। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एक लिगेंड जो था ए, बी और सी, इसमें केवल ए ही दे, मतलब देने वाला केवल कितना हो? एक ही हो। तो कोई लिगेंड है, उस लिगेंड में कितने ऐसे परमाणु हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु को दान कर सकता है, वो उस लिगेंड की क्या कहलाती है? दंतुरता कहलाती है, डेंटिसिटी कहलाती है। समझ में आ गया होगा दंतुरता। तो इसका मतलब कुछ ऐसे लिगेंड, तो जैसे अगर मैं सपोज करूं, तो इसी के आधार पर, दंतुरता के आधार पर लिगेंडों को 5 या 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसको अपन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड, चतुर्दंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड और षटदंतुक लिगेंड। मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। समझ में आ गया? मोनोडेंटेट एक दंतुक लिगेंड, मतलब कोई लिगेंड है जिसमें एक ही ऐसा परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता हो? दान कर सकता हो, तो क्या कहलाएगा? एक दंतुक लिगेंड। एक ऐसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणु कितने हो? दो। लिगेंड एक ही है लेकिन दाता परमाणु कितने हैं? दो है। डोनर एटम कितने हैं? 2 है। तो ऐसे क्या कहलाते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड या द्विदंतुक लिगेंड। तो मेरे को एक एग्जांपल बताओ, अपन ने माना इसको एक ये लिगेंड माना था, अब इस लिगेंड में 3 परमाणु है, लेकिन दान करने वाला केवल कितना दिखाया गया है? यहाँ पे एक ही, केवल ए ही दे रहा है, बी और सी तो दे ही नहीं रहा है। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आ गया? ये वाला एग्जांपल एक दंतुक लिगेंड हो गया।
इस वाले एग्जांपल में देखो ये एक पूरा लिगेंड है, इस लिगेंड के अंदर तीनों के पास लोन पेयर है, लेकिन इस केंद्रीय धातु परमाणु को केवल देने वाले परमाणु केवल कितने हैं? 2। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? द्वितंतुक लिगेंड। इस एक लिगेंड को देखो, ये पूरा एक लिगेंड है, इसमें दाता परमाणु केवल कितने हैं? 3 है, 1 2 और 3। तो ये किसके अंदर आ गया? त्रितंतुक लिगेंड। तो एक जनरल एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश करी है कि दंतुरता के आधार पर इसका क्या मीनिंग है। दंतुरता मतलब देने की प्रवृत्ति। कितने ऐसे एटम हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर सकते हैं? मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट। ठीक है, तो इनके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं? डेफिनेशन तो हो गई, कौन कौन से एग्जांपल मोनोडेंटेट में है, कौन से एग्जांपल डाइडेंटेट में है, कौन से एग्जांपल ट्राइडेंटेट के अंदर है, तो इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला आ गया एक दंतुक लिगेंड, इंग्लिश में कहेंगे मोनो डेंटेड लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड ऐसा लिगेंड जिसमें डोनर एटम केवल कितना हो? 1 हो। वह लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित हो उसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। अब इसके क्या एग्जांपल्स हैं वो आपको लर्न करने हैं। एग्जांपल पहला, जैसे कि H2O वाटर, NH3 अमोनिया, PH3 फॉस्फेट, इसके अलावा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे इसको कार्बोनिल बोलेंगे। अभी मैं इनके नाम भी बताऊंगा। जनरली तो आप इनको क्या कहते हो? वाटर, H2O, NH3 मतलब अमोनिया, PH3 मतलब फॉस्फेट, फॉस्फीन, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल, है ना। X माइनस मतलब हैलाइड। कौन कौन से हैलाइड? फ्लोराइड F माइनस, या फिर क्या हो सकता है ये Cl माइनस, या फिर क्या हो सकता है ये Br माइनस, या फिर क्या हो सकता है ये I माइनस हैलाइड्स, या फिर H माइनस जिसे आप क्या कहते हो? हाइड्राइड्स, है ना। इसके अलावा और क्या हो सकता है? OH माइनस, हाइड्रोक्सी एक्सेट्रा। ये सब किस कैटेगरी के अंदर आते हैं बेटा? एक दंतुक। मतलब यहाँ पर सब में दाता परमाणु केवल कितना है? 1 है। ठीक है, अच्छा एक चीज थोड़ा ध्यान रखे, मैं आपको बताता हूं। ध्यान से देखो, H2O, इधर ध्यान रहे, H2O ये एक दंतुक लिगेंड है। मतलब इसमें दाता परमाणु केवल कितना है? 1 है, वो ऑक्सीजन है। मतलब यहीं से तो देगा। हाइड्रोजन के पास इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? HOH। ऑक्सीजन के पास सदैव कितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर, एक ये लोन पेयर, दूसरा ये लोन पेयर। तो या तो अब ये क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन को दान नहीं कर सकता, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म को दान नहीं कर सकता, इन दोनों लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता। या तो इस वाले को करेगा या फिर इस वाले को करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर हेलोजेंस की बात करें, हेलोजेंस की, तो हेलोजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? हेलोजन के पास लोन पेयर होते हैं 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और ये तीसरा लोन पेयर, या फिर इलेक्ट्रॉन बोले तो 6। तो 3 लोन पेयर हैं इसके पास, लेकिन दान केवल, डोनेट केवल कितना करेगा? 1 ही करेगा। समझ में आ रहा है? तो इन सब के अंदर डोनेट करने वाले एटम भी 1 है, और साथ ही साथ अगर किसी के पास 1 से ज्यादा लोन पेयर है तो डोनेट केवल कितना कर सकता है? मैक्सिमम 1 कर सकता है। तो ये एक दंतुक लिगेंड। अच्छा, मैं अब आपको स्पष्ट बता देता हूं कि इस चैप्टर को समझने के लिए आगे आपको ये जो टॉपिक चल रहा है लिगेंडों के प्रकार, तो ये लिगेंड आपको पता होना चाहिए कौन सा एक दंतुक की श्रेणी में आता है, कौन सा द्विदंतुक की श्रेणी में आएगा। अभी जैसे जैसे एग्जांपल्स बढ़ते जाएंगे तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, इसके बाद ये लिगेंड के प्रकार, ये टर्मिनोलॉजी जो चल रही है अपना शब्दावलियां, ये जैसे ही खत्म होगी तो इसके बाद अपन इन उपसंहर्ष यौगिकों का नामकरण सीखने वाले हैं। समझ में आ रहा है? हम क्या सीखने वाले हैं? उपसंहर्ष यौगिकों का नामकरण। तो नामकरण के लिए भी अभी मैं बताऊंगा किसको क्या कहते हैं। जैसे कि H2O जल, इसको H2O को अपन क्या कहते हैं? जल कहते हैं। लेकिन उपसंहर्ष यौगिक के अंदर इसका जो नाम है वो होता है एक्वा। क्या होता है? एक्वा। जैसे कि CO, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन नाम क्या है यहाँ पे? कार्बोनिल है।
ठीक है, अमोनिया है ये, लेकिन यहाँ पे इसका नाम है एमीन। तो अभी मैं लिस्ट बनाऊंगा, वहां से उस हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, एक्स को हेलाइड, एक्स को क्या कहा जाता है, हेलाइड, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे अपन हेलो या हेलिडो, हेलो या हेलिडो। जैसे अगर एफ है तो क्या बोलेंगे, फ्लोरो या फ्लोरिडो, क्लोरो या क्लोरिडो, ब्रोमो या ब्रोमिडो, आयोडो या आयोडिडो, न कि आयोडाइड नहीं बोलेंगे। इसका नॉर्मल एक्स का नाम क्या है, हेलाइड, लेकिन उपसंस योगी के रूप में जब इसका नामकरण करेंगे तब इसका नाम क्या होगा, हेलो होगा या हेलिड होगा। ये सब अभी लिखेंगे, तो वो सब पता होना चाहिए आपको। तो मैं ये कह रहा हूं कि लिगेंड के प्रकार के अंदर जो भी हेडिंग चलेगी अब वो आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। तो ये जो चैप्टर है बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप कंटिन्यू ना देखते जाएं ये वीडियो, जैसे ये वीडियो कंप्लीट हो जाए तो जितना पढ़ा दिया है उसको आपको समझना है, याद करना है, और याद कम से कम इन लिगेंडों के प्रकार कौन सा किस एग्जाम्पल में आता है, आवेश के आधार पर पढ़ेंगे तो कौन से लिगेंड पर कितना आवेश है। जैसे कि H2 पर कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रल है, उदासीन है। लेकिन अगर बात करें हाइड्राइड के ऊपर तो एक नेगेटिव चार्ज है। अगर कार्बोनिल के ऊपर बात करें तो कोई आवेश नहीं, तो ये पता होना चाहिए आपको। अमोनिया के ऊपर कोई आवेश नहीं है, हैलाइड्स के ऊपर एक आवेश है, वो भी किसका है, नेगेटिव, माइनस का है। तो ये सब पता होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया एक तंतुक लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित हो। इनके एग्जांपल्स ये हो गए। दूसरा कौन सा है, दूसरा है द्विदंतुक लिगेंड, इंग्लिश में क्या कहेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। अब डेफिनेशन मैं बार बार नहीं लिखूंगा। वह लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक दाता परमाणु उपस्थित हो। तो यहाँ पे कितने दाता परमाणु, दो दाता परमाणु, टू डोनर एटम। अब मैं शॉर्ट में केवल इतना लिख रहा हूँ, डेफिनेशन आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं कि वह लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो उसे द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने, उनकी स्ट्रक्चर्स भी याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप माइंड में रखें कि ये टॉपिक जब कंप्लीट हो जाए, लिगेंडों के प्रकार दोनों के आधार पर, दंतुरता के आधार पर, आवेश के आधार पर, या ये टर्मिनोलॉजी का दो आप, ये टर्मिनोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए, ये आपको पूरी समझ में आनी चाहिए। अगर कुछ ऐसे फॉर्मूला वगैरह हैं तो उनको आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। तो दंतुरता के आधार पर जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो। मैं पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहाँ पे, पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट, इसका नाम है एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन। इसका शॉर्ट में सिंबल जो है बेटा वो है EN, बार बार काम में आएगा। अब देखो मैंने क्या लिखा है, EN को स्मॉल e और स्मॉल n, तो आपको ऐसे ही लिखना है। ऐसा नहीं अपनी इंग्लिश लगानी है कि कैपिटल E लिख दिया और कैपिटल N लिख दिया, या फिर इसको कैपिटल कर दिया और इसको स्मॉल n कर दिया, नहीं। जैसा अब जो भी सिंबल जैसा लिखूंगा वैसा ही लिखना आपको। तो एथिलीन डाइअमीन, इसका शॉर्ट में सिंबल क्या होता है, EN, स्मॉल e एंड स्मॉल n, ठीक है। एथिलीन डाइअमीन का फॉर्मूला, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, कैसे है वो अभी समझते हैं। तो पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो एथिलीन, एथ में कार्बन कितने समझ में आते हैं आपको, दो कार्बन समझ में आते हैं। तो मैं दो कार्बन लिख लेता हूं, एक और एक, दो कार्बन, एथ हो गया। इसके बाद अमीन, अमीन कितने हैं, दो, डाइअमीन। अमीन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2, तो एक NH2 इधर लगा दिया, डाई है मतलब दो है, तो दूसरा NH2 इधर लगा दिया, समझ में आ गया। अब कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा, 4 होती है। तो एक ये हो रखी है, एक ये हो रखी है, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगा दूं मैं, 2 हाइड्रोजन लगा देता हूँ। यहाँ पे भी कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4 ही होगी। अभी कितनी हो रखी है, एक ही है, 2 हो रखी है, तो इसका मतलब संयोजकता पूरी किससे करता है, हाइड्रोजन से, तो 2 हाइड्रोजन और लगा दिया। तो ये फॉर्मूला हो गया एथिलीन डाइअमीन का। अब यहाँ पे दाता परमाणु कौन है, हमेशा ध्यान रखो, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। नाइट्रोजन अगर उदासीन है तो कितना लोन पेयर होता है, 1 होता है। कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई प्लस माइनस है क्या, नहीं है, इसका मतलब नाइट्रोजन के पास हमेशा कितना लोन पेयर होता है, 1। यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है यहाँ से। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पे लोन पेयर है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है। तो ये पूरा लिगेंड है। इस एक लिगेंड में कितने दाता परमाणु है, 2, एक तो ये वाली नाइट्रोजन और दूसरी ये वाली नाइट्रोजन। तो इसमें जो दाता परमाणु कौन कौन है, इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ आगे कोष्टक में, N और N, कि इसमें बहुत सारे परमाणु है, लेकिन दाता परमाणु कौन सा है, कि यहाँ पे भी नाइट्रोजन, ये वाली नाइट्रोजन और ये वाली नाइट्रोजन, ये दोनों नाइट्रोजन दाता परमाणु। तो ये ब्रैकेट किसको बता रहा हूं मैं, कि ब्रैकेट में N लिखा है, मतलब ये
दाता परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन का क्या करने वाली है, दान करने वाली है, इसलिए एथिलीन डाइअमीन एक द्वितंतुक लिगैंड है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल जो है वो है, दूसरा जो एग्जांपल देखते हैं उसका एग्जांपल का नाम है ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो को शॉर्ट में प्रदर्शित करेंगे OX-2। OX-2 जैसा है वैसा ही। ठीक है, कभी कभी इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है C2O4-2, ऑक्जेलेटो। अब ऑक्जेलेटो का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो मैंने आपको या 11th के अंदर आपने पढ़ रखा होगा ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में। तो ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला ये होता है COOH COOH। दो कार्बोक्सिलिक अम्ल जब आपस में सीधे जुड़े हुए हो तो ये सूत्र किसका कहलाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का कहलाता है। अगर इसकी ओपन स्ट्रक्चर देखें तो ये ओपन स्ट्रक्चर कैसे है? C+O C+OOH। ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसकी ओपन स्ट्रक्चर, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर। अब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, ये इसका क्या नाम है? ऑक्जेलिक अम्ल। अम्ल है तो अम्ल का क्या गुणधर्म होता है? जो H+ आयन का क्या करे? दान करे। जो H+ आयन को डोनेट करे, जो प्रोटॉन को डोनेट करता हो, दान करता हो, वो क्या कहलाता है? अम्ल। तो इसके पास क्या H+ आयन है? क्या इसके पास H+ आयन है? तो जब ऑक्जेलिक अम्ल अपने H+ आयन को रिमूव कर देगा तो ये H+ निकलेगा, तो यहाँ क्या आएगा बेटा? माइनस। ये H+ निकलेगा तो यहाँ पे पीछे क्या आएगा? माइनस। तो अब ये पीछे जो बची हुई स्ट्रक्चर है वही इसी का नाम क्या है? ऑक्जेलेटो। तो ऑक्जेलेटो की स्ट्रक्चर अगर लिखनी है तो क्या लिख सकता हूं मैं? बताओ। C+O और यहाँ पे क्या है? O- और यहाँ पे भी क्या है? O-। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई बेटा? ऑक्जेलेटो की। इसको शॉर्ट में कैसे लिख दिया? कार्बन कितना है बेटा? 2, तो 2। ऑक्सीजन टोटल कितनी है? 1 2 3 4, तो कितनी हो गई बेटा? 4। और टोटल माइनस कितना है? -2। ठीक है, अब इसमें दाता परमाणु कौन है? अब अपन ये जानते हैं ऑक्सीजन के पास भी क्या होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं, और यहाँ पे पहले से लोन पेयर। इस एक ऑक्सीजन के पास तो पहले से 2 लोन पेयर है ही है और माइनस आ गया, 2 लोन पेयर है ही है और माइनस आ गया। अब डोनेट कौन कर देता है? तो देखो मैंने आपको कहीं ना कहीं रेजोनेंस के अंदर ये आपको पता होना चाहिए, 11वीं के अंदर पढ़ा है अनुनाद रेजोनेंस। तो अनुनाद में या देने की जो प्रवृत्ति होती है, मैंने वहां पे समझाया था कि देने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर की। उसके बाद जो देने की प्रवृत्ति होती है या दान करने की या रेजोनेंस की जो टेंडेंसी होती है, इजीली जो फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो कौन से होते हैं? लोन पेयर। और लोन पेयर के बाद कौन से होते हैं? या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये लोन पेयर भी है और साथ ही साथ नेगेटिव चार्ज है। तो डोनेट कौन करेगा? लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज वाला? भाई लोन पेयर तो मतलब खुद का पैसा है। माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है कि किसी और का अपन ने मतलब अधिकार ले लिया उसका, जैसे कि मैंने किसी के पैसे छीन लिए और मेरे पास पैसे बढ़ गए। समझ में आ रहा है? और एक मेरे पास खुद के पास 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए, तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और एक मैंने अपने किसी से 1 करोड़ रुपए किसी की चुरा करके ले लिए, तो मेरे पास एकदम से पावर आ गई। आई बात ना? तो ये माइनस, वो एक्स्ट्रा माइनस है। तो देने की टेंडेंसी कौन सी होगी? मेरे खुद के पैसे, मेरे को किसी ने कहा 5,000 रुपए या 10,000 रुपए वहां पर डोनेट कर दो, तो मैं पूरा हिसाब लगाऊंगा। और एक मैंने कल ही अपने 10 15 20 हजार रुपए कहीं से चुराए और मेरे को कहा किसी ने कि अपने 2-3 हजार रुपए का डोनेशन करना, तो मैं तो 2 मिनट में कर दूंगा कि ठीक है यार कर्म कर लेते हैं, 10-15 हजार की इधर उधर चोरी वाड़ा किया है या कुछ करप्शन वगैरह किया तो थोड़ा इधर निकल जाए। और समझ आ रहा है ना? तो इजीली देने की टेंडेंसी किसकी है? ये माइनस चार्ज खुद का नहीं होता, प्लस चार्ज खुद का नहीं होता, ये न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल है वो खुद के लोन पेयर है। तो ये एक्स्ट्रा है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो एक तो यहां से कर सकता है, यहां से कर सकता है। तो दाता परमाणु कितने हैं? 2 है, और दोनों ही कौन है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। कौन सी ऑक्सीजन है ये भी ध्यान रखें, ये दोनों ऑक्सीजन। ठीक है, थर्ड बात करते हैं अपन, थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं ऑक्जेलेटो के बाद। इसको मैं रब कर देता हूं, अगर कहीं लिखना हो तो साइड में लिख लेना, बाकी सिस्टमेटिकली जो चल रहा है। चलिए, ऑक्जेलेटो के बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या क्या हो गया? एथिलीन डाइअमीन, ऑक्जेलेटो और ग्लाइसिनेटो। इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं GLY-1।
सब शॉर्ट में है, स्मॉल जी स्मॉल एल स्मॉल वाई -1 GLY ग्लाइसिन। अब देखो अपन 14 चैप्टर जो है 14 या 15 है बायोमोलिक्यूल, जीव अणु एक चैप्टर है 12th के अंदर, उसको पढ़ेंगे। तो वहां पे अपन पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन। ध्यान से सुने, प्रोटीन। अब प्रोटीन बनता किससे है? प्रोटीन जो बनता है उसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई जो होती है, मोनोमर यूनिट जो होती है, वो होता है अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो अम्ल, अल्फा अमीनो अम्ल, अल्फा अमीनो अम्ल। कोई भी प्रोटीन, हमारे शरीर भी बहुत सारे, जैसे बाल हो गया, नाखून हो गया, ये सब किसके बने हुए? प्रोटीन्स के बने हुए है ना। तो हमारे शरीर या कोई भी किसी प्रकार का अगर प्रोटीन है तो वो सब किससे बना हुआ होता है? अल्फा अमीनो अम्ल से ही बना हुआ होता है। अल्फा अमीनो अम्ल अनेक प्रकार के होते हैं। जब ये आपस में कंबाइन करते हैं डिफरेंट ऑर्डर के अंदर या डिफरेंट नंबर के अंदर, तो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन जो है प्रोड्यूस होते हैं। प्रोटीन बना हुआ है अल्फा अमीनो अम्ल का, मतलब इसका सबसे सरलतम रूप जो है प्रोटीन का वो क्या है? अल्फा अमीनो अम्ल। ठीक है, तो किसी भी प्रोटीन के अंदर होता क्या है? अल्फा अमीनो अम्ल। अब अनेक अल्फा अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके जब 100, 200, हजारों, लाखों अल्फा अमीनो अम्ल आपस में किसी सीक्वेंस के अंदर जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है? प्रोटीन। ध्यान है, अल्फा अमीनो अम्ल कोई एक नहीं होता, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अब कैसे होते हैं इसको भी समझते हैं। अब इस अल्फा अमीनो अम्ल को देखो, इसमें क्या क्या चीजें हैं। अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमीन मतलब NH2, मतलब इसमें दो क्रियात्मक समूह है। ये कार्बन, समझ में आ रहा है? इस कार्बन से एक तो जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के जस्ट पास वाला कार्बन जो होता है बेटा वो कहलाता है अल्फा। और अल्फा के ऊपर कौन सा समूह जोड़ना है? अमीन समूह। बताओ अमीन समूह क्या होता है? NH2। बेटा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर क्या जोड़ना है? अमीन समूह। और अपन जानते हैं कार्बन की संयोजकता या वैलेंसी कितनी होती है? 4, मतलब 2 हो गई, तो यहाँ पे 2 संयोजकता भी और है, कुछ ना कुछ जुड़े। अब यहाँ पे अलग अलग समूह जुड़ते जाएंगे और अलग अलग प्रकार के अल्फा अमीनो अम्ल का क्या होता रहेगा? निर्माण। इसका मतलब ये अल्फा अमीनो अम्ल का सामान्य फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया सामान्य फॉर्मूला अल्फा अमीनो अम्ल का? NH2C और COOH। ये यहाँ पे अलग अलग समूह जोड़ते जाओ, अलग अलग प्रकार के अल्फा अमीनो अम्लों का निर्माण हो जाएगा। और ये अल्फा अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का। कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, क्या रिएक्शंस होती है, ये सारा आपके कोर्स के अंदर है, लेकिन उसको अपन डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। जब दो अल्फा अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, संघनन अभिक्रिया होती है। और संघनन के पश्चात क्या होता है? एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो अनेक जब बहुत सारे अपने पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं तो उसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड जो स्ट्रक्चर बनती है, चेन बनती है, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रोटीन। तो सारा डिटेल्स स्टडी जो है अपन वो कहाँ करेंगे? बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जो कि 12th में ही है। तो मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ प्रोटीन के बारे में कि जो प्रोटीन होता है वो किससे बना होता है? अल्फा अमीनो अम्ल से बना होता है। अल्फा अमीनो अम्ल है तो उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्रियात्मक समूह होता है। एक अम्ल होता है मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक होता है अमीनो समूह। और अमीनो समूह का होता है अल्फा स्थिति पर, अल्फा कार्बन पर। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया NH2। यहाँ पर अलग अलग समूह जुड़ते जाएंगे तो अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रकार के अल्फा अमीनो अम्लों का निर्माण होता जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखना ग्लाइसिन है। अब अगर मैं सबसे सरल, सबसे सिंपलेस्ट अगर अल्फा अमीनो अम्ल बनाना चाहता हूं तो क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर क्या जोड़ूंगा? मैं हाइड्रोजन। संयोजकता पूरी करनी है तो किससे की जाती है? हाइड्रोजन से। अगर मुझे कुछ और बनाना है, कुछ दूसरे प्रकार का अल्फा अमीनो अम्ल बनाना, तो यहाँ पे कार्बन जोड़ूंगा, वहां पे कार्बन जोड़ूंगा, कुछ भी जोड़ता जाऊंगा तो अलग अलग प्रकार के बताएंगे। लेकिन अगर मैं सबसे सरलतम काम करूं तो क्या हो सकता है? क्या हाइड्रोजन जोड़ दो। यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ते ही क्या बन गया? ये NH2CH2COOH। ये सबसे सरलतम अल्फा अमीनो अम्ल है और इसका नाम है ग्लाइसिन। क्या नाम है बेटा? ग्लाइसिन। और बोर्ड में इस बार क्वेश्चन आया है 2020 में। क्वेश्चन घुमा करके आया है, अभी मैंने उस चीज के बारे में बताया नहीं है। क्वेश्चन क्या आया था? एक ऐसे अल्फा अमीनो अम्ल का नाम बताइए या उसकी संरचना लिखिए जो प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित नहीं करता है।
मतलब जो प्रकाशिक अक्रिय हो। अब ये प्रकाशिक समावता क्या होती है? समावता आपने नाम सुना होगा, ये डिटेल से पढ़ेंगे, उसके लिए भी चैप्टर है 16, तो डिटेल से तो पढ़ाऊंगा मैं 16 के अंदर, लेकिन इस चैप्टर के अंदर भी काम में आएगी प्रकाशिक समावता क्या होती है, तो उसको भी मैं थोड़ा सा एलोबरेट करके यहाँ पे भी कुछ ना कुछ समझाऊंगा, लेकिन अभी वो स्थिति आई नहीं। तो ये एक ऐसा अल्फा अमीनो अम्ल है, एकमात्र ऐसा अल्फा अमीनो अम्ल जो प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं करता है। तो उसका नाम या सूत्र कुछ पूछा था इस साल 2020 के अंदर, तो वो कौन है बेटा? ग्लाइसिन है। और फॉर्मूला क्या होता है? NH2CH2COOH। आई होप यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा होगा। तो मैंने ये क्यों बताया आपको? रिलेट करने के लिए कि आपको ग्लाइसिन का फॉर्मूला तो वैसे भी इस चैप्टर में याद करना है, समझ आ रहा है। और ग्लाइसिन क्या है? एक सबसे सरलतम अल्फा अमीनो अम्ल। अब ये अल्फा अमीनो अम्ल क्या है कि भाई वो ऐसी चीजें हैं जिससे मिलकर के क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन से आप फेमिलियर है, प्रोटीन को आप जानते हो, तो प्रोटीन बना होता है अल्फा अमीनो अम्ल से, और अल्फा अमीनो अम्ल का जो सबसे सरलतम रूप है वो क्या है? ग्लाइसिन है। और ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं करता है। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल? अल्फा अमीनो अम्ल, एक ऐसा अल्फा अमीनो अम्ल मात्र जो प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं कर सकता है। या फिर मैं आपसे ये कुछ बताओ, एक ऐसा अल्फा अमीनो अम्ल जो सबसे सरलतम रूप में हो, जो सबसे सरलतम रूप अल्फा अमीनो अम्ल का भी कौन है? ग्लाइसिन ही है। ठीक है, अब देखो ग्लाइसिन, अब बात करते हैं इस ग्लाइसिन। तो अब मैं ये सारा ओवरव्यू हटा देता हूं और अब अपन इसी टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ग्लाइसिन के ऊपर। ग्लाइसिनेटो जो अपना टॉपिक है अपना टॉपिक है ग्लाइसिनेटो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं GLY माइनस से। और ये तो फॉर्मूला है ग्लाइसिन, ग्लाइसिनेटो यहाँ पे माइनस कितना है बेटा? -1 करना है इस फॉर्मूले के अंदर। अभी ये न्यूट्रल दिख रहा है आपको, इसको -1 करना है। इसका मतलब इसमें से ये अम्ल है ना, अल्फा अमीनो अम्ल। ग्लाइसिन एक क्या है? अल्फा अमीनो अम्ल। अम्ल है तो ये H+ आयन को क्या करेगा? रिमूव करेगा, त्याग करेगा। जब ये H+ आयन को रिमूव कर देगा तो बताओ क्या संरचना बनेगी? NH2CH2COO-। बेटा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसा है, ओपन स्ट्रक्चर COOH, यही तो होती। और अम्ल है तो H+ आयन का क्या करेगा? त्याग करेगा। और अगर H+ आयन का त्याग करेगा तो पीछे क्या जाएगा? माइनस। समझ में आ गई? तो इसका नाम क्या है? ग्लाइसिनेटो, तो GLY। इसके ऊपर आवेश कितना है? -1, तो -1। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो गया? अब मैं ये सब रब कर रहा हूँ, कहीं आपको नोट अगर करना हो अगर ये चीज भी, तो साइड में कहीं पे लिख लेना, अदरवाइज तो मैं प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप इनमें से कुछ भी चीज जो समझ में आती है वो लिख देना। तो ग्लाइसिनेटो का फॉर्मूला बोलो, फाइनल क्या हुआ? फाइनल फॉर्मूला NH2CH2COO-। ये फॉर्मूला हो गया बेटा अपना किसका? ग्लाइसिनेटो। ये कौन सा एग्जांपल हो गया? थर्ड एग्जांपल किसका? द्वितंतुक लिगेंड का। मैं बड़ा आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए हर चीज, क्योंकि आगे भी कहीं ना कहीं रिलेट होने वाली है चीजें। ठीक है, ये हो गया ग्लाइसिनेटो। फोर्थ की बात करते हैं, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। फोर्थ है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, इसको शॉर्ट में प्रदर्शित करते हैं बेटा DMG-1 से। DMG-1, स्मॉल d स्मॉल m स्मॉल g-1, जैसा बोला जा रहा है वैसे ही लिखना, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ये इसका फॉर्मूला आप याद ही रख लो। अच्छा, इसमें दाता परमाणु कौन कौन है? इसमें अपन भूल गए। ग्लाइसिनेटो में दाता परमाणु कौन है? एक तो ऑक्सीजन है, वो दिख ही रहा है, और एक कौन है यहाँ पे? नाइट्रोजन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें जो दाता परमाणु एक तो है नाइट्रोजन, दूसरा कौन है? ऑक्सीजन है। द्वितंतुक लिगेंड, सब में दाता परमाणु कितने आ रहे हैं बेटा? दो आते जा रहे हैं। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, अब इसका फॉर्मूला CH3 डबल बॉन्ड NO माइनस डबल बॉन्ड NOH। ये फॉर्मूला है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। अब इसको मैं समझा भी सकता हूँ आपको कि ये फॉर्मूला कैसे बन सकता है अगर भूल भी जाओ, लेकिन अभी अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सिम्स क्या होते हैं, है ना, ऑक्सिम्स की एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, मतलब कार्बोनिल यौगिकों के साथ रिएक्शन कैसे होती है, तो वो वैसे ही टफ हो जाएगा अभी आपके लिए। अगर मैं कुछ और एलोबरेट करने की कोशिश करूँ तो आप अभी इसको जनरली ऐसा भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दाता परमाणु वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें डोनर एटम कौन होगा? इसमें डोनर एटम जो होते हैं बेटा वो दोनों ही नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है।
इनमें दोनों डोनर एटम कौन होते हैं? नाइट्रोजन परमाणु ही होते हैं। ये आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है। बी केयरफुल, बी केयरफुल, BC, बी केयरफुल, ठीक है। तो यहाँ पे दाता परमाणु दोनों ही कौन है? नाइट्रोजन है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ। अच्छा, ये कहाँ पढ़ेंगे, कैसे? तो जब चैप्टर लास्ट में खत्म हो रहा होगा तो अपन निकल आयन, जैसे मैंने बताया था ना कि आपको बीच में कि धनायनों का अगर परीक्षण करना है या ऋणायनों का परीक्षण करना है तो कोई ना कोई टेस्टिंग होती है। ये सब आपकी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 12th के अंदर है। तो एक टेस्टिंग होती है निकल की। अगर आपको ये कंफर्म करना है निकल कि आपको गिवन कैटायन जो है वो निकल का है, तो उसको कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट होता है DMG के साथ। कि अगर आपके पास सपोज करो निकल +2 आयन है और कंफर्म करना है, तो आप उसको सॉल्यूशन को पहले बेसिक करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी मिला करके बेसिक सॉल्यूशन कर दिया और उसके अंदर DMG मिला दिया, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ये लिगेंड जब उसके अंदर जैसे ही मिलाओगे बेसिक कंडीशन के अंदर, क्षारीय माध्यम के अंदर, तो निकल इस DMG के साथ रिएक्ट करता है और एक बहुत प्यारा पिंक कलर का कंपाउंड बनाता है। अगर पिंक कलर का कंपाउंड बनता है तो वो शो करता है कि आपके पास जो गिवन कैटायन था वो क्या था? निकल था। समझ में आ रहा है कि आपके पास निकल है, उसको कंफर्म करो। तो कंफर्म करने का टेस्ट है कि अगर ये निकल ही है तो DMG के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? पिंक कलर का कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन भी है अपने कोर्स के अंदर, तो लास्ट के अंदर आएगी तब और भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो DMG क्या करता है? निकल आयनों के टेस्ट के लिए यूज में आता है, ठीक है। और बेसिक मीडियम के अंदर वो सारी रिएक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट 5th नंबर पे जो आता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ग्लाइसिनेटो, ऑक्सिलेटो, एथिलीन डाइअमीन, है ना। और एक क्या लिख सकते हैं अपन? चलो, अब एक एग्जांपल और है जो है एसीटोनेटो रिप्रेजेंट करते हैं AC-AC-1, AC-AC-1, स्मॉल c -1, इससे रिप्रेजेंट करते हैं किसको? एसिटिल एसीटोनेटो को। अब एसीटोनेटो का फॉर्मूला क्या होगा? एसिटिल देखो, एसिटिल ग्रुप कहते हैं CH3CO को, CH3CO ग्रुप क्या कहलाता है? एसिटिल। एक होता है एसिटेट किससे कहते हैं? CH3COO-। ये इसको शॉर्ट के अंदर क्या लिख दिया? CH3CO-। ये तो है एसिटिल और ये क्या है? एसिटेट आयन। तो एसिटिल पता चल गया। एसीटोनेटो तो ये एक तरह से एसीटोन, एसीटोन। तो ऐसे आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। एसिटिल मतलब एसिटिल ग्रुप और एसीटोनेटो मतलब एसीटोन। तो देखना एसिटिल ग्रुप क्या होता है? CH3CO। और एसीटोन क्या होता है? एसीटोन होता है, एसीटोन का फॉर्मूला CH3CO और CH3। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? यहां से ये एक हाइड्रोजन जो है, यहां से ये हाइड्रोजन को हटा दो और इन दोनों को आपस में जोड़ दो। तो देखो संरचना क्या बनेगी? CH3CO, CH2CO और CH3। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? एसिटिल। और ये एक तरह से एसीटोन जैसा दिखा है, तो इसलिए इसका नाम क्या? एसिटिल एसीटोनेटो। अब इसमें क्या होता है? इसके अंदर ये जो CH2 समूह है, इस CH2 समूह में जो हाइड्रोजन है ये होती है एक्टिव हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन। सक्रिय हाइड्रोजन क्यों? कहने का मतलब ये आसानी से H+ आयन का त्याग कर देती है। ये जो हाइड्रोजन है CH2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH और एक हाइड्रोजन को नीचे, ये जो हाइड्रोजन जो होती है वो होती है एक्टिव हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन। सक्रिय हाइड्रोजन को जो आसानी से H+ आयन का क्या कर दे? त्याग। ऐसे हाइड्रोजन को सक्रिय हाइड्रोजन। अब ये आसानी से H+ आयन को त्याग क्यों कर रही है? कि जैसे ही अगर ये H+ आयन को रिमूव कर दे, त्याग कर दे, तो H+ आयन बाहर निकलेगा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? CH के ऊपर माइनस। अब कार्बन के ऊपर आ गया माइनस और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रेजोनेंस, अनुनाद, इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है। इसका मतलब ये जो ऋणायन है वो काफी क्या है? स्टेबल है, स्थायी है। समझ में आ गया? तो अब अपन बात करते हैं इस ग्रुप की
वैसे तो आपको याद ही रखना है, मैं तो फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि ये ग्रुप आए कैसे। तो आप समझना बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, एसिटिल एसिटोनेटो। तो यहां से ऊपर करके मैं यहाँ पे ग्रुप लिखूंगा। तो देखना एसिटिल एसिटोनेटो का फॉर्मूला क्या लिखा था, CH3CO CH2CO और CH3। ये मैंने समझाया था एसिटिल एसिटोनेटो। बुक्स में कैसे मिलेगा कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन जो होती है वो कैसी होती है बेटा, सक्रिय हाइड्रोजन। तो बाहर निकल गई, तो बताओ यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। अब इस माइनस में होगा अनुनाद, अनुनाद होगा तो ये बंद का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या आ गया, डबल बंद, और डबल बंद के इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। तो बताओ संरचना क्या बनी, CH3 CO के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, यहाँ पे आ गया डबल बंद, आगे क्या आ गया CH के आगे क्या है बेटा CO, और CO के आगे लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, CH3। ये स्ट्रक्चर है किसकी, एसिटिल एसिटोनेटो। ठीक है, अब इसको शॉर्ट के अंदर और भी कैसे लिख सकता हूं, जैसा बुक्स में लिखा हुआ है उस तरीके से भी लिख लेते हैं, डबल बॉन्ड O, और ये इस तरह से आपको इस तरह से भी लाइन फॉर्मूले में दिख सकता है। ये है CH3, ये CH3 CO के ऊपर माइनस, डबल बॉन्ड, वापस इस तरीके से। ये हो गया एसिटिल एसिटोनेटो। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपका, दो हुए, एक दंतुक लिगेंड और द्विदंतुक लिगेंड। अब बाकी है त्रिदंतुक लिगेंड, चतुर्दंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड और षटदंतुक लिगेंड। इनके एग्जाम्पल, इनकी डेफिनेशन। तो पहले फटाफट अब मैं इसको रिमूव करने वाला हूं, तो एकदम सिस्टमेटिकली आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड जो है वो कौन सा है, त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड क्या कहेंगे इंग्लिश में, ट्राइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, किसे कहेंगे डेफिनेशन, वह लिगेंड जिसमें 3 दाता परमाणु हो उसे त्रिदंतुक लिगेंड कहते हैं। मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में क्या लिख लेते हैं अपन, 3 दाता परमाणु, 3 दाता परमाणु उपस्थित हो उसे कहते हैं त्रिदंतुक लिगेंड। मेन तो एग्जांपल यूजफुल है तो उसी के ऊपर आते हैं। त्रिदंतुक लिगेंड का पहला एग्जांपल जो है, देखो द्विदंतुक लिगेंड का पहला एग्जांपल क्या था, एथिलीन डाइअमीन, एक होता। अब क्या करना है, इसमें एथिलीन एक बढ़ा दो, मतलब डाई एथिलीन कर दो, और अमीन एक बढ़ा दो, तो डाई से ये क्या हो जाएगा, ट्राई, और इसमें एक बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा, डाई। तो नाम क्या हो गया, डाई एथिलीन, और डाई की जगह ये क्या हो गया, ट्राई, डाई एथिलीन ट्राई एमीन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला, एथिलीन, एथ कितने है बेटा, 2, ये एथ का मतलब 2 कार्बन, एथिलीन हो गया। अब एथिलीन कितने करने हैं, 2, 1 और 2 एथिलीन। अब ट्राई अमीन, अमीन मतलब एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, और एक नाइट्रोजन यहाँ पे। अब वैलेंसी पूरी कर लो सभी की। नाइट्रोजन की वैलेंसी मतलब उदासीन अवस्था में, न्यूट्रल कंडीशन के अंदर नाइट्रोजन कितनी वैलेंसी होती है, 3 वैलेंसी, एक वैलेंस हो रही है, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा, CH2। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 2 हो गई, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, CH2। यहाँ पर नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होगी, 1 और 1 2, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी आएगी, एक ही आएगी, NH। जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर लिख दिया। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 2, तो CH2, यहाँ पर 2 ही हो रखी है तो CH2, यहाँ पर 1 ही हो रखी है तो यहाँ पे भी NH2। ठीक है, अब इसको मतलब कैसे लिख सकते हैं अपन, कैसे लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। ठीक है, ये ऊपर वाला रब कर रहा हूं मैं। देखो अब नाइट्रोजन के पास एक क्या होता है, लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के पास भी एक क्या है, लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के पास भी एक क्या है, लोन पेयर। तो बताओ कुल दाता परमाणु कितने हो गए, 3 हो गए। तो तीनों ही कौन है, नाइट्रोजन। अब देखो एथिलीन, ये एक एथ,
ये दूसरा एथिलीन, ये एथिलीन, ये एथिलीन, एथिलीन दो हो गए तो डाइएथिलीन, ट्राइअमीन, अमीन अमीन और अमीन, ट्राइअमीन। ठीक है, फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट है इमिडो, इमिडो डाइएसीटेटो, इमिडो डाई। अच्छा, इसका शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं डाई ईएन। एथिलीन डाइअमीन को क्या लिखते थे, ईएन। ईएन मतलब क्या था, ईएन किसका रिप्रेजेंटेशन है, एथिलीन डाइअमीन का। अब है डाई ईएन, डाई ईएन किसका रिप्रेजेंटेशन है, डाइएथिलीन ट्राइअमीन का। ठीक है, अब आ गया इमिडो डाइएसीटेटो, इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप तो ये देखो। अब इसको भी समझाते हैं। देखो भाई, अभी ये नाम अगर मैं लिखाऊंगा वैसे भी तो लिखने की जरूरत नहीं है। NH3, NH3 को क्या कहते हैं, अमोनिया। अब NH3 में से अगर एक हाइड्रोजन को मैं बाहर निकाल दूं, H प्लस को माइनस कर देता हूं, H प्लस बाहर निकल गया, तो ये क्या बच गया, NH2 माइनस। तो इसका नाम तो नॉर्मली आप क्या बोलते हो, अमोनिया, अमोनिया। इस NH2 माइनस को कहते हैं एमिडो। क्या कहते हैं, एमिडो, एमिडो। अब इसमें से भी अगर मैं एक H प्लस आयन को रिमूव कर दूं तो क्या बच जाएगा बेटा, NH, एक और हाइड्रोजन बाहर निकल गई, एक हाइड्रोजन बाहर निकल गई तो एक माइनस और आएगा, पहले से माइनस, एक माइनस और, माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। इसका नाम होता है बेटा इमिडो। यह एमिडो, यह इमिडो। अब इसमें एक हाइड्रोजन और है, उस हाइड्रोजन को भी अगर मैं रिमूव कर दूं, बाहर निकाल दूं, तो केवल कितनी, एक अकेला नाइट्रोजन का परमाणु रह जाएगा। अब यहां से एक हाइड्रोजन भी निकली तो एक और माइनस आएगा, पहले से -2 है, एक माइनस और आया, टोटल कितना हो गया, -3। और इसे कहा जाता है एजिडो। इसे क्या कहता है, एजिडो। तो अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को निकाला तो बना एमिडो, एमिडो में से एक हाइड्रोजन को और निकाला बना इमिडो, इमिडो में से एक हाइड्रोजन और निकाली तो क्या बना, एजिडो। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, इमिडो। इमिडो मतलब नाइट्रोजन के ऊपर माइनस का कितना है, 2 है, मतलब संरचना क्या बनेगी, NH। समझ में आ गया, तो इसका फॉर्मूला तो पता गया, NH। और एसीटेटो, एसीटेटो का फॉर्मूला जानते हो, एसीटेटो मतलब CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। ये क्या है, एसीटेट। तो एसीटेट आयन कितने, डाई एसीटेट। तो बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NHCH2COO माइनस, और इधर भी लिख देते हैं CH2COO माइनस। तो देखो ये NH का मतलब इमिडो, ये कौन सा ग्रुप हो गया, एसीटेट, ये ग्रुप क्या हो गया, एसीटेट। कितने एसीटेट हो गए, 2 एसीटेट। ये CH3 नहीं है बेटा, ये CH2 है। वैसे तो अगर अकेला लिखोगे एसीटेट तो ये तो CH3COOH है, CH3COOH, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड बन गया तो संयोजकता को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है बेटा, 2 ही है, CH2। ठीक है, तो ध्यान रहे। तो ये हो गया इमिडो और ये हो गया एसीटेट, एसीटेट, तो नाम हो गया डाइएसीटेट। अब बताओ इसमें दाता परमाणु कौन है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर। कितने दाता परमाणु हो गए, 3 दाता परमाणु, 2 नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने, तीनों ही नाइट्रोजन। तो ये हो गया आपका त्रिदंतुक लिगैंड। तो त्रिदंतुक लिगैंड के अंदर कितने एग्जांपल्स हो गए आपके, 2 एग्जांपल याद रखने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। त्रिदंतुक के बाद 4th चतुर्दंतुक, चतुर्दंतुक लिगैंड, टेट्राडेंटेट लिगैंड। टेट्राडेंटेट लिगैंड किसे कहेंगे, वह लिगैंड जिसमें 4 दाता परमाणु उपस्थित हो, 4 दाता परमाणु उपस्थित हो, उसे क्या कहा जाता है, चतुर्दंतुक लिगैंड। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो द्विदंतुक लिगैंड का पहला एग्जाम्पल क्या था, ई, नाम क्या है, एथिलीन डाइमीन। त्रिदंतुक लिगैंड का पहला एग्जाम्पल क्या है, डाइईएन, डाइएथिलीन ट्राइअमीन। मतलब यहां से यह आए तो एक एथिलीन बढ़ा दिया और एक अमीन बढ़ा दिया। अब चतुर्दंतुक के अंदर आना है तो एक और एथिलीन बढ़ा दो और एक और अमीन बढ़ा दो, तो इसका नाम था डाइएथिलीन, तो अब कितना कर दो, ट्राइएथिलीन। और अमीन जो था, ट्राई था, 3 थे, एक और बढ़ा दो, कितना कर दो, टेट्रा कर दो। तो क्या नाम आ गया, एग्जाम्पल क्या हो गया, फोर्थ चतुर्दंतुक लिगैंड का पहला एग्जाम्पल क्या हो गया, ट्राइएथिलीन टेट्राअमीन, ट्राइएथिलीन टेट्राअमीन। अब बताओ इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ट्राइईएन,
ट्राइइन, शॉर्ट में टी, स्मॉल टी, RIEN, ट्राइइन, ये इसका सिंबल है, प्रतीक है। अब बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा। ये डाइएथिलीन तो हो ही रखा है बेटा, डाइएथिलीन और ट्राइअमीन। अब एक एथिलीन और बढ़ाना, तो एक एथिलीन साइड को हटाओ, यहाँ पे और एक और एथिलीन जोड़ दो और उसके आगे एक अमीन और जोड़ दो। समझ में आ गया। तो क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला तो ऐसे ही चलेगा, देखना NH2 CH2 CH2 NH, आगे क्या चला फिर CH2 CH2 NH। अब NH2 था, अब आगे आपको ये एक एथिलीन जुड़ चुका है, ये दूसरा एथिलीन, अब तीसरा और जोड़ना है, तो एक हाइड्रोजन को हटा दिया, क्या जोड़ दिया CH2 CH2, ये तीसरा एथिलीन। अमीन कितने हो चुके हैं, 1 2 3, तो एक और अमीन और जोड़ना है, तो एक नाइट्रोजन और जोड़ दिए, तो ये हो गई टोटल अमीन कितनी, 4 अमीन हो गई और 3 एथिलीन हो गया। इन नाइट्रोजन के पास सबके पास क्या उपस्थित है, एक एक लोन पेयर। तो बताओ इसमें दाता परमाणु कौन कौन है, नाइट्रोजन 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 और नाइट्रोजन। ठीक है, ये हो गया आपका चतुर्दंतुक लिगेंड। लास्ट इसका सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। इसका नेक्स्ट एग्जांपल जो है, इसको मैं रब कर रहा हूं, नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसका वो है नाइट्रेलो ट्राइएसिटेटो, नाइट्रेलो ट्राइएसिटेटो। अब नाइट्रेलो किसे कहते हैं, नाइट्रेलो जो मैंने आपको बताया था एजिडो, एजिडो मतलब N-3, इसको नाइट्रेलो भी कहा गया है। तो N-3 इसको एजिडो बताया था मैंने नाम, एजिडो को बोलते हैं, ये भी उपसर्ग से यौगिक है ना। तो एजिडो, इसी का दूसरा नाम और क्या है, नाइट्रेलो। तो आप समझ गए ये नाइट्रेट है ना। और एसीटेटो, तो एसीटेट का फॉर्मूला ही बता दिया। अब इससे कितने जोड़ने, ट्राई मतलब 3, तो देखना ये नाइट्रेलो मतलब N, और इससे एसीटेट कितने जोड़ने, 3। एसीटेट का फॉर्मूला CH2CO-। देखो फिर CH3 नहीं आएगा क्योंकि बॉन्ड यहां बन रहा है, तो ये CH2 ही हो गया, CH2CO- CH2COO-, और नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा क्या होता है, लोन पेयर। तो ये क्या हो गया, नाइट्रेलो और ट्राइएसिटेटो। अब बताओ इसमें दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 3 तो ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया आपका चतुर्दंतुक के। तो चतुर्दंतुक के कितने एग्जांपल्स हो गए आपके, 2 एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फिफ्थ जो है वो है पंचदंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड। पंचदंतुक लिगेंड किसे कहेंगे, ऐसे लिगेंड जिसमें कितने दाता परमाणु हो, 5 दाता परमाणु उपस्थित हो, 5 दाता परमाणु, 5 donor atom are present, then those ligands are called pentadentate ligand। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है, इसका एक ही एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन ट्राइएसिटेटो, एथिलीन डाइअमीन ट्राइएसिटेटो, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में EDTA-3। ध्यान रहे -3 बोल रहा हूं, ना कि -4। एक और अभी जो आने वाला है उसके अंदर -4 आएगा। ये है EDTA-3, सब कैपिटल लेटर। ये जो सिंबल है इसका एथिलीन डाइअमीन ट्राइएसिटेटो, इसके अंदर EDTA, ये सब कैपिटल लेटर है, और -3। E मतलब एथिलीन, D मतलब डाई अमीन, ट्राइएसिटेटो, एथिलीन डाइअमीन ट्राइएसिटेटो, शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं EDTA, सब कैपिटल लेटर -3। तो अब देखो इसका फॉर्मूला बनाते हैं एथिलीन, एथ में कार्बन कितने करने हैं बेटा, 2 कार्बन। ध्यान समझना, बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है इसका, लेकिन अगर आप ऐसे अगर समझ चुके हो तो 2 मिनट बना सकते हो। एथिलीन, एथ में कार्बन कितने हो गए, 2। ठीक है, डाइअमीन, डाइअमीन मतलब नाइट्रोजन कितनी जोड़नी है, 2, अमीन 2 समूह, 2 नाइट्रोजन जोड़ दी, वैलेंसी बाद में पूरी कर लेंगे। अब क्या है, ट्राइएसिटेटो, एसिटेटो। अब ये एथिलीन डाइअमीन तो हो चुका है, ट्राइएसिटेटो। अब इससे एसिटेटो जोड़ना है अमीन से, अमीन के आगे ये ट्राइएसिटेटो, तो 3 जोड़ने। अब इस नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है बेटा, 3 होती है, 1 2 3, 1 2 3। समझ में आ गया ना।
तो यहाँ पे नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी हो रखी, 3 हो गई। यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी, 3, तो यहाँ पे कोई ना कोई समूह जुड़ेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन की कितनी वैलेंसी हो रखी, 2 रखी, तो मतलब यहाँ 2 कुछ ना कुछ जुड़ेंगे, यहाँ पे 2 कुछ ना कुछ जुड़ेंगे। अभी बाद में देखते हैं, पहले एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। तो एथिलीन हो गया, डायमीन हो गया, इसकी वैलेंसी नाइट्रोजन की 3 होती है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ट्राई एसीटेटो, एसीटेटो। तो एसीटेटो का फॉर्मूला अभी मैंने कहा, एसीटेटो को अगर इससे जोड़ना तो क्या लिखेंगे, CH2CO-, एक एसीटेटो, CH2CO-, 2 एसीटेटो। ये तो कंप्लीट हो गया। अब नीचे वाले पे आओ, CH2CO-, कितने एसीटेटो, 3 एसीटेटो, जितने करने थे उतने कर दी, कंप्लीट। एथिलीन हो गया, डायमीन हो गया, ट्राई एसीटेट हो गया, सारा कंप्लीट हो गया। तो अब संयोजकता को पूरी किससे करते हो बेटा, हाइड्रोजन से। यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन लिख दें संयोजकता पूरी करने के लिए, 1। यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पे संयोजकता 2 रखी तो 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो CH2। ये संरचना हो गई एथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेटो। तो बताओ इसके अंदर डोनर एटम कौन कौन है, दाता परमाणु कौन कौन है। ये ऑक्सीजन दिख रहा है, ये ऑक्सीजन दिख रहा है, ये ऑक्सीजन दिख रहा है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो डोनर एटम दाता परमाणु कितने हो गए, 3 तो ऑक्सीजन हो गई और 2 नाइट्रोजन, तो टोटल हो गए 5। तो NNOOO, तो 5 डोनर एटम। अब लास्ट बचा अपना, लास्ट जो बचा है वो है षट दंतुक लिगैंड, षट दंतुक लिगैंड, हेक्साडेंटेड लिगैंड। कैसे कहेंगे, परिभाषा, डेफिनेशन लास्ट में शॉर्ट में लिख रहा हूं, 6 दाता परमाणु, लिगैंड विच कंटेन 6 डोनर एटम इज कॉल्ड हेक्साडेंटेड लिगैंड। तो ये षट दंतुक लिगैंड। इसका भी एग्जांपल सेम यही है, एथिलीन डायमीन ट्राई एसीटोटी की जगह हो जाएगा टेट्रा एसीटेटो। तो इसका एग्जांपल एक क्या है, एथिलीन डायमीन, ट्राई की जगह हो गया अब टेट्रा एसीटेटो। अब इसको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका सेम ही है, EDTA। ये भी EDTA है, वो भी EDTA है, लेकिन यहाँ पे था -3, यहाँ पे है -4। E का मतलब एथिलीन, D का मतलब डाई, T का मतलब ट्राई एसीटेटो, एथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेटो। तो फॉर्मूला क्या हो गया, अब आप लिख ही सकते हो इसका फॉर्मूला, एथिलीन का मतलब कार्बन कितने करने हैं आपको, 2। डाई अमीन, अमीन का मतलब नाइट्रोजन कितनी करनी है, 2, डाई अमीन। और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, तो यहाँ से भी 3 हो गई, यहाँ से भी 3 हो गई। अब एसीटेटो, एसीटेटो कितना है, टेट्रा, टेट्रा मतलब 4। एसीटेटो का फॉर्मूला CH2COO-, CH2COO-। ये तो 2 नाइट्रोजन की वैलेंसी में आ गए, नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी के अंदर और CH2COO- और यहाँ पे भी CH2COO-। चारों टेट्रा एसिड हो गए, सारा कंप्लीट हो गया। ये देखो, ये एथिलीन हो गया, ये डायमीन हो गया और ये टेट्रा एसीटेट हो गया, सब कंप्लीट। तो बचे हुए जो भी उनकी क्या कर दो पूरी वैलेंसी। तो किसकी वैलेंसी बाकी है, कार्बन की वैलेंसी। तो कार्बन यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसकी वैलेंसी हो गई H2, ये भी हो गई H2। तो इतना बड़ा फॉर्मूला था, लेकिन आपको अगर ये इस तरीके से पता है तो 2 मिनट के अंदर आप इस फॉर्मूले को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है लिगेंडो के प्रकार, किसके आधार पर, दंतुरता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तो आप इसको कंटिन्यू नोट करो। फिर अगला अपना जो सेकंड जो बचा है, किसके आधार पर, आवेश के आधार पर लिगेंडो का वर्गीकरण, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, पॉज करके नोट करिए, फिर आगे नोट करेंगे।